Welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And if you have seen my previous videos, I have discussed the previous year papers of Haryana, Rajasthan, Uttarakhand, and currently we are doing the series of Delhi. And in between I have also discussed the important laws which comes in the judicial exams. And in this sequence from today onwards we are going to discuss the minor laws which would be coming in Delhi judicial services. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट से, जो कि अभी रिसेंटली जो 2022 की जो एडवर्टीजमेंट आई थी उसमें जो है सिलेबस चेंज हुआ है और डीजीएस का सिलेबस जो है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मेरी प्रीवियस वीडियो में। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी सिलेबस जो है देख सकते हैं कि सिलेबस जो है चेंज हो चुका है और सिलेबस को बढ़ा दिया गया है। अब प्री में जो है कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट एंड पॉक्सो एक्ट जो है वो ऐड कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट को और देखेंगे कि इसमें से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन दी चैनल आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब करते टाइम जो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स। तो आइए देखते हैं कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट को। देखिए, ऐसा नहीं है कि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के जो एग्जाम होते हैं उसमें कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट पहले नहीं पूछा गया। इस एक्ट से पहले भी पूछे जा चुके हैं, बट वो इम्प्लाइडली पूछे गए थे बिकॉज वो सिलेबस में नहीं था। अब इसको एक्सप्रेसली सिलेबस में डाल दिया गया है। पहले देखिए कैसे पूछते थे, जो इसका चैप्टर 6 है उसमें लिखा हुआ है अमेंडमेंट्स टू द प्रोविजन ऑफ सीपीसी। सो दे वर आस्किंग थ्रू दी सीपीसी में अमेंडमेंट्स कर दिए गए हैं स्पेशल कमर्शियल कोर्ट्स के लिए, तो वहाँ से वो क्वेश्चंस पूछते थे। और लास्ट ईयर भी पेपर जो 2019 में हुआ था उसमें भी कमर्शियल कोर्ट एक्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट जो है 2015 में आया था। देखिए, बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ दिस कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट अर्लियर देयर वाज अ ऑर्डिनेंस and ordinance was promulgated on 23rd October 2015 when parliament was not in session. ऑर्डिनेंस का पूरा नाम था कमर्शियल कोर्ट्स कमर्शियल डिवीजन कमर्शियल एपलेट डिवीजन इन हाई कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 2015। एंड फिर जब ये एक्ट आया तो उस ऑर्डिनेंस को रिपील कर दिया गया। एंड इस एक्ट को जब जिस दिन वो ऑर्डिनेंस पास हुआ था 23rd डे ऑफ अक्टूबर 2015, उसी दिन से इस एक्ट को भी एनफोर्स किया गया, जो कि लिखा हुआ है सेक्शन 1 के सबसेक्शन 3 में। एंड सेक्शन 23 जो है वो रिपील्स एंड सेविंग की बात करता है, तो जहाँ पर लिखा हुआ है कि जो दैट ऑर्डिनेंस इज हियर बाय रिपील्ड। एंड इसमें चैप्टर हैं कितने 7 एंड टोटल सेक्शंस कितने हैं 23 एंड ओनली 1 स्केड्यूल इज देयर। यहाँ पर एक्ट का प्रीएम्बल लिखा हुआ है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमर्शियल कोर्ट्स कमर्शियल एपलेट कोर्ट्स। देखिए एपलेट कोर्ट जो है पहले वर्ड नहीं था यहाँ पर, ये जो है इंसर्ट किया गया था 2018 की अमेंडमेंट से। देखिए अभी तक जो है कमर्शियल कोर्ट जो है इस्टेब्लिश नहीं हुए हैं, अभी उनका इस्टेब्लिश होना बाकी है, बट उससे पहले जो है अमेंडमेंट भी आ चुकी है। हम इसमें 2018 की जो अमेंडमेंट्स है जो प्रोविजंस हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। दिस एक्ट इज कॉल्ड एज कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट। पहले इसका बड़ा लंबा चौड़ा नाम था। तो 2018 से पहले इस एक्ट का नाम क्या था, कमर्शियल कोर्ट्स कमर्शियल डिविजन्स एंड कमर्शियल एपलेट डिविजन्स ऑफ हाई कोर्ट्स एक्ट 2015। ठीक है। एंड नाउ इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया आफ्टर 2019 reorganization of Jammu Kashmir Act. These words has been omitted. And this reorganization act of Jammu Kashmir with effect from 31st October 2019. And this act also came into force on 23rd day of October 2015. तो 23102015 इसको याद कैसे करना है, इसकी देखिए एक ट्रिक है इसकी। एक 2 को बीच में लीजिए, 1 0 इधर 1 0 इधर 1 इधर 1 इधर 5 इधर 5 इधर, कहेंगे ये 5 कौन सा 2 + 3 5। तो इस तरीके से आप जो है आइडिया लगा सकते हैं। अब ऑब्वियसली 5 है यहाँ पर, तो इसको आप जो है बाइफरकेट कर सकते हैं कि आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ये 2 और 3 था, इधर 23 है। अक्टूबर का तो आइडिया यहीं से लग जाएगा आपको। तो दिस कैन बी अ ट्रिक टू रिमेंबर द डेट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट ऑफ डेफिनेशन। जनरली डेफिनेशन आर इन सेक्शन 2 ऑफ कॉमन एक्ट्स and here also it is in section 2. Now if you see the commercial appellate courts, it was not in early 2015, it came into effect after 2018 amendment act. अब देखिए 2018 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2018 में पहले क्या हुआ आया था, पहले आया था ऑर्डिनेंस विद इफेक्ट फ्रॉम 3rd May 2018। ऑलराइट। एंड
when the parliament passed this act after coming in session, they gave the retrospective effect to the amendment made by ordinance. तो वहाँ पर भी लिखा होता है, अगर आप अपना बेरेक्ट देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ WREF with retrospective effect from. All right. Earlier this commercial appellate division was the clause A. Now it is made as clause AA. The commercial appellate court means designated under section 3A. तो जहाँ भी आप एपलेट कोड की बात करेंगे वो आया है 2018 से, ठीक है ना। जहाँ पर भी ए दिखेंगे आप जो अमेंडमेंट इंसर्ट हुई हैं तो वो समझ लीजिएगा कि ये 2018 के अमेंडमेंट से आए हैं। और कमर्शियल एपलेट डिवीजन कहाँ पर मेंशन किया गया है, सेक्शन 5 में भी है। कमर्शियल कोर्ट मीन्स द कमर्शियल कोर्ट कंस्टिट्यूटेड अंडर सब सेक्शन 1 और सेक्शन 3। तो देखिए 3 में क्या हो गया, कमर्शियल कोर्ट, 3A में क्या हो गया, कमर्शियल एपलेट कोर्ट, CCCAC। देखिए ना ये भी बड़ा ईजी है। देखिए 3CC अगर आपको याद है तो फिर देखिए उसका अगला क्या होगा, 3ACAC। इस तरीके से याद कर सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट इज 2C कमर्शियल डिस्प्यूट। अब देखिए कमर्शियल डिस्प्यूट की जो है इतनी सारी डेफिनेशन दी हुई हैं। कोई भी डिस्प्यूट जो अराइज हुआ मीन्स डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन ऑफ मर्चेंट, बैंकर, फाइनेंशियल, ट्रेडर, सच रिलेशन, मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग एनफोर्समेंट, इंटरप्रिटेशन सच डॉक्यूमेंट्स, और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मर्केंटाइल सर्विसेज इशूड एडमिरल्टी मैरीटाइम, इट इनटू एयरक्राफ्ट, एयरफॉर इंजन, कैरियर ऑफ गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, immovable property used exclusively in trade or commerce, franchising agreements, distribution of licensing agreements। तो anything which is commercial, तो कहने का मतलब ये कि जहाँ पर भी जो चीज़ कमर्शियल एक्ट हो रहा है, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है कहीं का, डिस्प्यूट उसमें अराइज हुआ है, दैट इज़ अ कमर्शियल डिस्प्यूट। इतना याद रखना है बस। और इसमें से ये पूछ सकते हैं, सपोज दे आस्क दैट विच इज़ नॉट मेंशन इन कमर्शियल डिस्प्यूट, कमर्शियल डिस्प्यूट में क्या नहीं आता, तो वो पूछ सकते हैं आपसे। तो मान लीजिए तीनों ये ऑप्शन दे दी, फिर लिख देना नन ऑफ द अबव, तो नन ऑफ द अबव वुड बी द आंसर। सब्सक्रिप्शन इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स पर्टेनिंग टू सर्विसेज इंडस्ट्री, आउटसोर्सिंग सर्विसेज, मर्केंटाइल एजेंसी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स। अब पार्टनरशिप को भी जो है कमर्शियल डिस्प्यूट में डाल दिया गया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिलेटिंग टू रजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स, एग्रीमेंट फॉर सेल, एक्सप्लोइटेशन ऑफ ऑयल गैस रिजर्व्स, इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस। एक्सप्लेनेशन is important, shall not cease to be commercial dispute merely because it also involves action of recovery of immovable property or realization of monies out of immovable property given as security, or involve any other relief pertaining to immovable property. Next, one of the contracted party is the state or any of its agencies or instrumentalities और अ प्राइवेट बॉडी कैरिंग आउट पब्लिक फंक्शन। तो स्टेट है या उनकी एजेंसी है, स्टेट के अंडर जो एजेंसी काम कर रही हैं, दे ऑल्सो कम अंडर दी कमर्शियल डिस्प्यूट्स। क्लोज डी में है कमर्शियल डिवीजन, डिवीजन इन हाई कोर्ट कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4। देखिए सेक्शन 3 में क्या है, कमर्शियल कोर्ट, 3A में क्या है, कमर्शियल एपलेट कोर्ट, और सेक्शन 4 में क्या है, कमर्शियल डिवीजन, 5 में क्या है, कमर्शियल एपलेट डिवीजन। तो देखिए सीक्वेंस में है सारा, ये मेनली जो क्वेश्चन आएगा तो सेक्शन से ही आएगा, या फिर जो CPC के प्रोविजन है वहाँ से आएगा। एंड अगर डेफिनेशन से सेक्शन पूछ लेते हैं, अभी CEC कमर्शियल कोड कितने में है, ये फिर कमर्शियल एपलेट डिवीजन कितने कौन सेक्शन में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इसको ईजिली कर सकते हैं, ये बना लीजिए कहीं पर, आप लिख लीजिए, आपके लिए ईजी रहेगा। अब जो ये डेफिनेशन है इनको कैसे याद करना, क्योंकि हमने C वाली सारी कर ली हैं, ठीक है ना। देखिए इसको यहाँ लिखते हैं ABCD एंड एक है AA, ठीक है। तो पहले क्या आया था, CAC कमर्शियल एपलेट कोर्ट, फिर क्या आया, कमर्शियल एपलेट डिवीज़न, फिर B क्या है, कमर्शियल कोर्ट, फिर कमर्शियल डिस्प्यूट, फिर कमर्शियल डिवीज़न। अब इसको याद कैसे करें, देखिए A है तो ये A है, यहाँ पर भी है तो ये A वाला ही रहेगा, A का A वाला रहेगा, ठीक है। C है तो सिंगल A है, D है तो डबल A है, AD मतलब डबल A, AC मतलब सिंगल A। फिर BCD, CC, अब देखिए CCC, CDD, ठीक है। तो पहला है डिस्प्यूट, फिर है डिवीज़न, इजी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है 2E डिस्ट्रिक्ट जज शैल हैव द सेम मीनिंग असाइंड इन आर्टिकल 236 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेम मीनिंग रहेगा, आर्टिकल 236 में लिखा हुआ है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर डॉक्यूमेंट, अब देखिए एक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन यहाँ पर भी दी गई है, और डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन कहाँ पर है, सेक्शन 29 IPC में है, फिर जनरल क्लॉजेज एक्ट में है,
जनरल क्लॉजेज एक्ट में है, एविडेंस एक्ट में है, और एक यहाँ पर भी आगे कमर्शियल कोड। फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल कोड इट इज़ मेंशन इन 2F। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है मीन्स, देखिए इसको यहाँ बना लेते हैं। डॉक्यूमेंट मीन्स मैटर, एक जो मैटर है जो डिस्क्राइब किया गया है। व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट? इट इज ए मैटर, देयर इज सम सब्सटेंस विच इज एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड, ठीक है, किस पे? अपॉन एनी सब्सटेंस। कैसे? हाउ? बाय लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है, और बाय वन और मोर ऑफ दोज मीन्स। लेटर फिगर दोनों हो सकते हैं, फिगर मार्क्स दोनों हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और फिगर्स हो सकते हैं, कुछ भी मिक्सअप हो सकता है, ठीक है। फिर इंटेंडिंग टू बी यूज्ड, इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच में बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द मैटर, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द मैटर। इजी पीजी हो गई डेफिनेशन। देखिए इतनी सी डेफिनेशन है ये, राइट। नेक्स्ट नोटिफिकेशन मीन्स नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट, सिंपल सी बात है। एंड नेक्स्ट नोटिफाई इट्स कोग्नेट मीनिंग, ग्रामेटिकल वेरिएशन शैल बी कंसिडर्ड अकॉर्डिंगली। नथिंग इम्पोर्टेंट। शेड्यूल अपेंडेड टू दिस एक्ट, स्पेसिफाइड वैल्यू in the shall means the value of subject matter in respect of a suit as determined in accordance with section 12। तो specified value हम कहाँ determine करते हैं? section 12 में। which shall not be less than 3 लाख रुपीज़ और such higher value, मतलब 3 लाख रुपीज़ से ऊपर के जो डिस्प्यूट होंगे they will be considered as commercial disputes। जो वर्ड यहाँ डिफाइन नहीं किए गए वो तो कहाँ किए गए हैं? CPC में या एविडेंस में, तो उनका सेम मीनिंग होगा, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमर्शियल कोर्ट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखिए स्टेट गवर्नमेंट प्लस हाई कोर्ट आफ्टर कंसल्टेशन, AC। सच नंबर ऑफ कमर्शियल कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एज में डीम नेसेसरी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग जुडिशियल पावर कन्फर्ड ऑन दोज कोर्ट्स, प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ हाई कोर्ट्स having ordinary original civil jurisdiction, the state government may after consultation with the concerned high court constitute commercial courts at district judge level। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो सकते हैं एंड डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे भी हो सकते हैं। अब ये प्रोवाइजो 1 हुआ, ये कब? जो ये प्रोवाइजो 1 है ये डाला गया है 2018 की अमेंडमेंट से। प्रोवाइडेड फर्दर दैट विद रिस्पेक्ट टू टेरिटरी ओवर विच द हाई कोर्ट हैव ऑर्डिनरी original civil jurisdiction, the state government may specify such pecuniary value which shall not be less than 3 lakh rupees and not the pecuniary jurisdiction exercisable by district courts। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है स्पेसिफाई कर सकती है कि किन किन टेरिटरीज पे ऑर्डिनरी सिविल जुरिडिक्शन रहेगा हाई कोर्ट का। जहाँ पर हाई कोर्ट का ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन है वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है कि भाई इतने के मामले जो हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो कंसिडर करेगा, राइट। नेक्स्ट इज 3(1)(a), this also came by amendment 2018। State government may after consideration high court specify such pecuniary value which shall not be less than 3 lakh rupees or higher value as it may consider necessary। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है मान लीजिए बोल दिया कि 5 लाख से ऊपर के मामले जो है कमर्शियल कोर्ट में जाएंगे तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 2, shall after consideration concerned high court by notification the local limits of the area to which jurisdiction of a commercial court shall extend the and may from time to time increase or reduce alter such limits। सब किसने करना है? स्टेट गवर्नमेंट ने करना है। देखिए पहले यहाँ मे की जगह लिखा होता है शेल, अब लिख दिया मे। द स्टेट गवर्नमेंट मे विद कंकरेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट 1 or more person having experience dealing in commercial dispute to be the judges of commercial court either at level of district judge or a court below the level of district judge। Alright, next is 3(a)। तो कमर्शियल कोर्ट की जो डेफिनेशन थी वो कहाँ पर थी? 2(b) में, ठीक है। एंड कमर्शियल एपलेट कोर्ट 2(a) में डेफिनेशन थी इसकी। हम इसको देखिए बार बार रिवाइज करेंगे तो रिवाइज हो जाएगा ये। अब देखिए लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट टेरिटरीज ओवर विच द हाई कोर्ट हैव ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन, द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन हाई कोर्ट नोटिफाइड डेजिग्नेट सच कमर्शियल एपलेट कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट जज लेवल एज इट मे डीम नेसेसरी। इतनी सी बात लिखी हुई है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। नेक्स्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमर्शियल डिवीजन एट हाई कोर्ट। कमर्शियल डिवीजन की डेफिनेशन कहाँ पर दी हुई है? 2(d) में। कौन करेगा? इन ऑल हाई कोर्ट्स हैविंग ओरिजिनल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट में बाय ऑर्डर कंस्टिट्यूट कमर्शियल डिवीजन having 1 or more benches consisting of single judge for the purpose of exercising jurisdiction।
राइट। कमर्शियल एपलेट डिवीजन की कहाँ पर दी हुई है डेफिनेशन 2AA में, आफ्टर इशूइंग नोटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 और अंडर 4 सबसेक्शन 1, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट by order constitute commercial appellate division having one or more division benches for the purpose of exercising the jurisdiction। ऑल राइट कर दीजिए। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शैल नॉमिनेट सच जज ऑफ हाई कोर्ट हु हैव एक्सपीरियंस डीलिंग विद कमर्शियल डिस्प्यूट टू बी जज ऑफ द कमर्शियल एपलेट डिवीजन। तो सिर्फ जो हाई कोर्ट के जज हैं वो कमर्शियल एपलेट डिवीजन के जज वही बन सकते हैं। अब देखिए जुरिडिक्शन की बात की गई है 6 में। अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जुरिडिक्शन कमर्शियल कोर्ट का कौन सेक्शन में दिया हुआ है, तो वो है 6 में। राइट। द कमर्शियल कोर्ट, अब कमर्शियल कोर्ट की डेफिनेशन कहाँ पर है 2B में, शैल हैव, अब देखिए हम इसको एक तरीके से याद कर सकते हैं, जहाँ पर भी कमर्शियल कोर्ट लिखा हुआ आई विल से 2B। The 2B shall have jurisdiction to try all suits, application relating to commercial disputes of a specified value arising out of the entire territory of the state over which it has vested territorial jurisdiction। जो कमर्शियल कोर्ट की टेरिटरी होगी, ठीक है, वही उसका जुरिडिक्शन होगा, और उसमें भी जो है एक पेक्यूनरी वैल्यू जो स्पेसिफाइड वैल्यू बताएंगे उतने तक के ही डिस्प्यूट जो है वो कोर्ट देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में लिखिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन कमर्शियल डिस्प्यूट शैल बी कंसिडर्ड टू अराइज आउट ऑफ द एंटायर टेरिटरी ऑफ स्टेट और विच ए कमर्शियल कोर्ट हैव बीन वेस्टेड जुरिडिक्शन इफ द सूट ऑफ एप्लीकेशन रिलेटिंग टू सच कमर्शियल डिस्प्यूट हैव बीन इंस्टीट्यूटेड एज पर प्रोविजन ऑफ 16 to 20। तो सेक्शन 16 to 20 बात करते हैं टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस की ऑफ CPC। ओके, तो जुडिक्शन आ गया। देखिए 5 तक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें 5 तक क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, किसका, कमर्शियल कोर्ट का, कमर्शियल डिवीजन का, कमर्शियल एपलेट कोर्ट का। ओके, अब 6 से स्टार्ट हो गया जुरिडिक्शन, किसका है पहले जुडिक्शन, कमर्शियल कोर्ट का जुरिडिक्शन 6 में है, फिर कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट है 7 में। सब सेम लिखा हुआ है, ऑल सूट एप्लीकेशन रिलेटिंग टू कमर्शियल डिस्प्यूट वैल्यू फाइल्ड इन हाई कोर्ट having original civil jurisdiction shall be heard disposed of by the commercial division of that high court। सिंपल सी बात है। देखिए प्रोवाइजो में क्या कहता है कि all dispute application relating to commercial dispute stipulated by an act to lie in court not inferior to district court। मतलब कि एक एक्ट कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जो है ये सूट जाएंगे and filed or pending on the original side of the high court, और फाइल किए गए थे वो ओरिजिनल साइड ऑफ हाई कोर्ट में। अब वो डिस्पोज ऑफ किसके पास होंगे, वो कमर्शियल डिवीजन हाई कोर्ट ही डिस्पोज ऑफ करेगा। ये क्वेश्चन भी, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बन सकता है एक। देखिए हम लिखा हुआ एंड फाइल्ड और पेंडिंग ऑन ओरिजिनल साइड ऑफ हाई कोर्ट, मतलब जाना चाहिए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लेकिन कहाँ फाइल कर रखे हैं वो हाई कोर्ट में। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि कमर्शियल डिस्प्यूट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जो है फाइल हो गया, तो क्या कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट उसको जो है हार्ड एंड डिस्पोज ऑफ कर सकता है? नो, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही करेगा। ये सिर्फ कह रहे हैं कि जहाँ पर स्टिपुलेशन है कि टू लाई इन अ कोर्ट नॉट इन्फीरियर टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रोवाइडेड फर्दर दैट ऑल सूट एप्लीकेशन ट्रांसफर टू हाई कोर्ट बाय वर्च्यू ऑफ सबसेक्शन 4(2) डिजाइंस एक्ट और सेक्शन 104 ऑफ पेटेंट shall be disposed of by the commercial division of high court in all the areas over which high court exercises ordinary original civil jurisdiction। ये कितना लंबा बोलना पड़ता है ना, ordinary original civil jurisdiction। I am making a short form for that, I don't have that much time। OOCJ मतलब ordinary original civil jurisdiction। 8 कहता है bar against revision application and petition against interlocutory order notwithstanding anything under any other law for timing no civil revision application और petition shall be entertained against interlocutory order of a commercial court। मतलब रिवीजन फाइल नहीं कर पाओगे, क्या अपील कर सकते हो? यस, अपील एंड देन रिव्यू फाइल कर सकते हो? यस, कर सकते हो, सिर्फ रिवीजन अलाउड नहीं है। एंड वेयर इज रिवीजन इन CPC? रिवीजन कहाँ पर दिया गया है CPC में? 115 में, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन including an order on the issue of jurisdiction। Any such challenge subject to provision of section 13 shall be raised only in an appeal against decree। अपील भी कब होगी? अगेंस्ट डिक्री ऑफ कमर्शियल कोर्ट, ठीक है ना। ये और आसान हो गया। 9 जो है वो डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट इज 10 जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन मैटर्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन इज कमर्शियल डिस्प्यूट ऑफ ए स्पेसिफाइड वैल्यू, ठीक है। तो क्या होगा? If such arbitration is an international commercial arbitration in all application appeal rising out of arbitration under provision of Arbitration Act that have been filed in a high court shall be heard disposed of by commercial division where such division has been constituted in such high court। ये क्या कह रहा है कि एक जो है आर्बिट्रेशन चल रही है कमर्शियल डिस्प्यूट के लिए, ठीक है, और स्पेसिफाइड वैल्यू,
अगर वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो उसकी जितनी भी ऑल एप्लीकेशन अपील राइजिंग आउट ऑफ सच आर्बिट्रेशन अंडर प्रोविजन हैव बीन फाइल्ड इन हाई कोर्ट, और जो इसके जो अपील्स और एप्लीकेशन है वो आपने हाई कोर्ट में फाइल किए हुए हैं, तो अब उनको कौन सुनेगा? हाई कोर्ट की कमर्शियल डिवीजन, उसी हाई कोर्ट की जहाँ पर ये फाइल किए गए। ओके, अब 2 कहता है इफ सच आर्बिट्रेशन इज अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ऑल एप्लीकेशन अपील राइजिंग ऑफ आर्बिट्रेशन अंडर प्रोविजन ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट हैव बीन फाइल्ड इन ओरिजिनल साइड ऑफ हाई कोर्ट शैल बी हर्ड डिस्पोज ऑफ बाय कमर्शियल डिवीजन। और जो कोई आर्बिट्रेशन है जो कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन नहीं है, ठीक है, और वो भी हाई कोर्ट में फाइल होना था, वो भी कौन देखेगा? कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट। सिंपल। If such arbitration is other than international commercial arbitration, all application or appeal arising out of arbitration under the provision of Arbitration Act that would ordinarily lie before any principal civil court of original jurisdiction in a district not being a high court, अब वो कौन देखेगा? Shall be heard and disposed by commercial court exercising territorial jurisdiction। अब जो कि आर्बिट्रेशन है, जो कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन नहीं है, और वो जो है कि कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी कोर्ट में जो है फाइल किए हुए हैं एप्लीकेशन अपील्स, तो उसको कौन डिस्पोज ऑफ करेगा? उस डिस्ट्रिक्ट का जो कमर्शियल कोर्ट होगा वो जो है उसको हर्ड एंड डिस्पोज ऑफ करेगा। सिंपल सी बात है भाई, अगर हाई कोर्ट के मामले तो हाई कोर्ट देखेगा, हाई कोर्ट के नहीं तो वो जो कमर्शियल कोर्ट बनाया वो देखेगा। 11 क्या कहता है? बार ऑफ जुडिक्शन ऑफ कमर्शियल कोर्ट एंड कमर्शियल जुडिक्शन। कमर्शियल कोर्ट और कमर्शियल डिवीजन शैल नॉट एंटरटेन और डिसाइड एनी सूट एप्लीकेशन और प्रोसीडिंग। 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, सूट, एप्लीकेशन, प्रोसीडिंग, 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। रिलेटिंग टू एनी कमर्शियल डिस्प्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द जुडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। जहाँ पर जिन मामलों पर सिविल कोर्ट का जुडिक्शन नहीं है उन पर जो है कमर्शियल कोर्ट या कमर्शियल डिवीजन का भी जुडिक्शन नहीं रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, जो डिस्प्यूट अराइज हुआ, जो कमर्शियल डिस्प्यूट कहाँ पर मेंशन किया गया है? 2C में। जो 2C है, कोई कमर्शियल डिस्प्यूट ऐसा है जो कि कोर्ट में नहीं जा सकता, जिसपे सिविल कोर्ट का जुडिक्शन नहीं है, तो वो डिस्प्यूट जो है कमर्शियल कोर्ट में भी नहीं जा सकता। राइट। देखिए चैप्टर 3 जो है स्पेसिफाइड वैल्यू की बात करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चैप्टर, ये ध्यान रखिएगा बिकॉज इसमें एक ही सेक्शन है, सेक्शन 12। ऑलराइट, और इसमें सिर्फ 3 सब सेक्शंस हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू सेक्शन 12, सब सेक्शन 1 क्या कहता है? स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कमर्शियल डिस्प्यूट इन अ सूट एप्लीकेशन अपील, तीनों पे अप्लाई होंगे सूट अपील एप्लीकेशंस पर। शैल बी डिटरमाइन इन फॉलोइंग मैनर, कैसे डिटरमाइन करेंगे? Whether release sought in a suit application is for recovery of money, the money sought to be recovered in the suit application inclusive of interest computed on the date of filing of the suit shall be taken into consideration। मान लीजिए कि बैंक ने रिकवरी करनी है किसी बोरोवर से, ये है बैंक, रिकवरी करनी है बोरोवर से कितनी, मान लीजिए 5 लाख, उस पर इंटरेस्ट बन गया उसका 50,000, तो टोटल वैल्यू क्या लेंगे उसकी? 5,50,000। तो इस वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा, विच वाज वैल्यू ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट और एप्लीकेशन। बी कहता है वेयर रिलीज sought इज इन अ सूट एप्लीकेशन रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी और टू अ राइट देयर इन, द मार्केट वैल्यू ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एज ऑन डेट ऑफ फाइलिंग शैल बी टेकन इन टू अकाउंट। तो मूवेबल प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू है वो देखेंगे। फिर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो क्या करेंगे? उसकी भी क्या देखेंगे? मार्केट वैल्यू देखेंगे। सिंपल सी बात है भाई, देख प्रॉपर्टी है कैसी भी है, प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, दोनों की क्या देखेंगे हम? मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट इज डी, वेयर रिलीज सोल्ड इन अ सूट अपील एप्लीकेशन टू एनी अदर इंटेंजिबल राइट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, एनीथिंग, द मार्केट वैल्यू उसकी भी क्या लेंगे? दैट इज इंटेंजिबल राइट, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या आ गई? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो उसकी भी क्या लेंगे? मार्केट वैल्यू। सिंपल, ये डिलीट कर दिया गया अमेंडमेंट से। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है? द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द क्लेम, काउंटर क्लेम, इफ एनी एज सेट आउट इन द स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, द काउंटर क्लेम एंड द काउंटर क्लेम, इफ एनी इन आर्बिट्रेशन ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट शैल बी द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग सच वैल्यू। तो एग्रीगेट वैल्यू लेनी भाई, क्योंकि मान लीजिए क्लेम डाला किसी ने 10 लाख का आर्बिट्रेशन में, काउंटर क्लेम आ गया 12 लाख का, तो टोटल कितना हो गया? 22 लाख। तो इस वैल्यू को जो है कंसिडर करेंगे स्पेसिफाइड वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, नो अपील और सिविल रिवीजन एप्लीकेशन अंडर 115 शैल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ कमर्शियल डिवीजन और कमर्शियल कोर्ट फाइंडिंग इट हैज जुडिक्शन। तो अपील और रिवीजन नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है फिर? रिव्यू इज अलाउड। ओके, देखिए चैप्टर 3A जो है आया है अमेंडमेंट से, 2018 के अमेंडमेंट से। 12A प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन एंड सेटलमेंट।
मतलब देखिए क्या कहता है सबसेक्शन 1, ए सूट विच हैज़ नॉट कंटेम्पलेट एनी अर्जेंट इंटरिम रिलीफ अंडर द एक्ट शेल नॉट बी इंस्टीट्यूटेड अनलेस द प्लेंटिफ एग्जॉस्ट द रेमेडी ऑफ प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन इन अकॉर्डेंस विद सच मैनर और एंड प्रोसीजर एज मे प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. इट मीन्स अनलेस इट इज़ एन अर्जेंट मैटर. अगर अर्जेंट इंटरिम रिलीफ चाहिए तो आप जो है डायरेक्ट चले जाइए, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, अर्जेंट रिलीफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको पहले कहाँ जाना पड़ेगा, प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन. उसका जो मैनर ऑफ प्रोसीजर कौन प्रिस्क्राइब करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट. अब सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑथराइज अथॉरिटीज कंस्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन. जो मीडिएटर्स होते हैं, कंसिलिएटर्स होते हैं, उनको पावर दे सकते हैं. कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट. अब सब सेक्शन 3, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द लीगल सर्विसेज एक्ट 1987, the authority authorized by central government under subsection 2 shall complete the process of mediation within the period of 3 months. Very important. यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है. जो मीडिएशन है वो कितने दिन में पूरा करना है, फ्रॉम 3 months फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन मेड बाय प्लेंटिफ अंडर सबसेक्शन 1. ठीक है. और एक्सटेंशन कितनी कर सकते हैं, 2 महीने की और एक्सटेंशन ले सकते हो आप मैक्सिमम. तो मैक्सिमम पीरियड इसमें कितना हो गया, 3 + 2 5, जो कि 5 हो ही जाता है नॉर्मली. अब प्रोवाइडेड फॉर दैट द पीरियड ड्यूरिंग विच द पार्टी रिमेन्ड ऑक्यूपाइड विद प्री मीडिएशन शैल नॉट बी कंप्यूटेड अंडर द लिमिटेशन एक्ट. ऑब्वियसली यार अब वो ये थोड़ी है भाई, आपका जो मीडिएशन में आप थे उसके दौरान मान लीजिए लिमिटेशन पीरियड जो वो एक्सपायर हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो कोर्ट नहीं जा पाओगे. भाई तो प्रोविजन है ना स्टैच्यूट का, लॉ का, जिसने आपको रोका है कोर्ट जाने से पहले, तो वो पीरियड जो है वो कंप्यूट नहीं करेंगे. अगला, पार्टीज टू कमर्शियल डिस्प्यूट अराइव एट सेटलमेंट द सेम शैल बी रिड्यूस इन राइटिंग शैल बी साइन बाय पार्टी टू द डिस्प्यूट एंड द मीडिएटर. साइन करेंगे भाई, समझौता हो गया. सेटलमेंट अराइव्ड एट अंडर दिस सेक्शन शैल हैव द सेम स्टेटस इफेक्ट एज आर्बिट्रल अवार्ड ऑन एग्रीड टर्म्स. तो कैसा होगा वो, एज ए आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो प्रोसीड करेगा एज पर सेक्शन 30 सबसेक्शन 4 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट. अब नेक्स्ट आ गया अपील्स. कहाँ दी हुई है, चैप्टर 4 में. तो अपील कहाँ जाएगी भाई, देखिए बड़ा सिंपल सा है. देखिए सबसेक्शन 1 कहता है कि एनी पर्सन एग्रीड बाय जजमेंट ऑफ कमर्शियल कोर्ट बिलो द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज. ठीक है. तो अपील कहाँ जाएगी, कमर्शियल कोर्ट की अपील है तो ऑब्वियसली कमर्शियल एपलेट कोर्ट में जाएगी. कमर्शियल कोर्ट की डेफिनेशन कहाँ पर दी हुई है, 2B में. कमर्शियल एपलेट कोर्ट की डेफिनेशन कहाँ पर है, 2A में. कितने दिन में करनी है, 60 दिन में फ्रॉम डेट ऑफ जजमेंट और ऑर्डर, 60 days. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट. यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि अपील आप कितने दिन में कर सकते हो, 60 days फ्रॉम जजमेंट और ऑर्डर. 1A जो है ये कहता है एनी पर्सन एग्री फ्रॉम जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कमर्शियल कोर्ट एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल सिविल जुडिक्शन एज ए केस इन द कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट में अपील. देखिए बात करें कमर्शियल कोर्ट की एट द लेवल ऑफ, पहले क्या था एट बिलो द लेवल ऑफ, तो ये क्या देखिए यहाँ पर बिलो लिखा हुआ था, बिलो द लेवल, यहाँ पर क्या है एट द लेवल. तो इतनी सी ये चीज़ जो है दैट दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए. एट द लेवल ऑफ, बिलो द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज. और देखिए यहाँ लिखा हुआ है और द कमर्शियल डिवीजन ऑफ ए हाई कोर्ट में अपील टू. अब इनकी जो अपील है, अब जो CC सेम एज डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट का जो कमर्शियल डिवीजन है, कमर्शियल डिवीजन एंड हाई कोर्ट, तो उनकी अपील कहाँ जाएंगी, उनकी अपील जाएंगी कमर्शियल एपलेट डिवीजन, जिसकी डेफिनेशन दी गई हुई है 2AA में. फिर से वही कितने दिन के अंदर करनी है अपील, 60 days फ्रॉम डेट ऑफ जजमेंट और ऑर्डर. अब प्रोवाइडेड दैट एन अपील शैल लाई फ्रॉम सच ऑर्डर पास बाय कमर्शियल डिवीजन और कमर्शियल कोर्ट that are specifically enumerated under order 43 of CPC as amended by and 37 of arbitration act. तो 43 की जो अपील है और 37 की जो अपील है वो डायरेक्टली कहाँ जाएंगी, जो चीज़ें दी हुई हैं 43 अपील फ्रॉम ऑर्डर्स. ठीक है. जो ऑर्डर वहाँ एनुमरेट किए गए हैं और जो कि 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के अंडर कोई ऑर्डर पास किए गए हैं, तो उनको भी ऐसी एज ए अपील ही माना जाएगा. देयर ऑर्डर आर ऑल्सो अपीलेबल एज पर सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 1A. अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है,
Notwithstanding anything contained in any other law for timing in force or letters patent of High Court, no appeal shall lie from any order or decree of commercial division or commercial court otherwise than in accordance with the provision of this act. तो जो अपील के प्रोविजन यहाँ दिए हुए हैं इनके अकॉर्डिंग ही अपील कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्ट लेटर्स पेटेंट ऑफ हाई कोर्ट, मतलब डिवीजन बेंच, 2 जजेस डिवीजन बेंच के पास आप जा सकते हैं। और जो पूरा जो मामला है वो कितने दिन में निपटाना है, वो निपटाना है 6 महीने के अंदर अंदर। देखिए यहाँ कोई एक्सटेंशन की बात नहीं की है, ठीक है ना। कमर्शियल एपलेट कोर्ट एंड कमर्शियल एपलेट डिवीजन शैल एंडेवर टू डिस्पोज द मैटर विद इन 6 पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच अपील। 6 महीने के अंदर अंदर निपटाना है मामला। अब आगे चैप्टर 5, ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग सूट। जो सूट्स पेंडिंग हैं, जो ऑल सूट एप्लीकेशन इंक्लूडिंग एप्लीकेशन अंडर आर्बिट्रेशन रिलेटिंग टू कमर्शियल डिस्प्यूट ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू पेंडिंग इन हाई कोर्ट और वेयर कमर्शियल डिवीजन हैज बीन कंस्टिट्यूटेड शैल बी ट्रांसफर टू कमर्शियल डिवीजन। किसी हाई कोर्ट में कमर्शियल डिवीजन बना दी गई है तो उसको ट्रांसफर कर देंगे, और कोई सिविल कोर्ट है और वहाँ पर कमर्शियल कोर्ट बना दिया गया है तो उसको ट्रांसफर कर देंगे। लिखा है प्रोवाइडेड दैट नो सूट और एप्लीकेशन वेयर फाइनल जजमेंट रिजर्व्ड बाय कोर्ट प्रायर टू कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ कमर्शियल डिवीजन और कमर्शियल कोर्ट शैल बी ट्रांसफर्ड। अब फाइनल जजमेंट आ चुकी है, नो सूट एप्लीकेशन वेयर फाइनल जजमेंट हैज बीन रिजर्व्ड, फाइनल जजमेंट जो है रिजर्व कर दी गई है, तो उन मामलों को जो है ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब 3 कहता है वेयर एनी सूट एप्लीकेशन इंक्लूडिंग एन एप्लीकेशन अंडर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट रिलेटिंग टू कमर्शियल डिस्प्यूट स्पेसिफाइड शैल स्टैंड ट्रांसफर टू कमर्शियल डिवीजन और कमर्शियल कोर्ट। The provision of this act shall apply to those procedures that were not completed at the time of transfers। जितना प्रोसीजर आर्बिट्रेटर ने कर दिया, बाकी का कौन करेगा? कमर्शियल कोर्ट या कमर्शियल डिवीजन, ठीक है। अब 4 कहता है कमर्शियल डिवीजन और कमर्शियल कोर्ट एज द केस में बी मे होल्ड केस मैनेजमेंट हियरिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांसफर एप्लीकेशन in order to prescribe new timelines or issue such further direction as may be necessary for speedy and efficacious disposal of such suit application in accordance with order 15A। What is 15A? Special provisions related to commercial disputes, right। अब देखिए ये है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, चैप्टर 6 अमेंडमेंट टू सीपीसी। सीपीसी में बहुत सारी अमेंडमेंट की गई हैं, और जो सेक्शन 16 है कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट का, बताता है कि भाई अमेंडमेंट कर दिए गए हैं सीपीसी में। लिखा ना प्रोविजन सीपीसी शैल in their application to any suit respect of commercial dispute specified value stand amended in as manner specified in the schedule। तो स्केड्यूल है वो किससे रिलेट करता है? सेक्शन 16 से, जिसमें बताया गया है कि सीपीसी में कहाँ कहाँ अमेंडमेंट किए गए हैं, कहाँ कहाँ कमर्शियल डिस्प्यूट्स के जो प्रोविजंस हैं वो डाले गए हैं। 2 क्या कहता है कि कमर्शियल डिवीजन कमर्शियल कोर्ट शैल फॉलो द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी in the trial of a suit, ठीक है। where any provision and rule of the reduction of high court or any amendment to the code of CPC by state government in conflict, the provision of CPC shall prevail। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, CPC के प्रोविजन है ना वो प्रिवेल करेंगे। अगर किसी हाई कोर्ट की अमेंडमेंट है या कोई हाई कोर्ट किसी रूल में हाई कोर्ट की अमेंडमेंट है या फिर कहीं प्रोविजन पे स्टेट गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की हुई है, ओके। चैप्टर 7 मिसलेनियस आ गया। कलेक्टिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ डेटा, कमर्शियल कोर्ट अपलेट कोर्ट डिवीजन एंड कमर्शियल अपलेट डिवीजन। तो एक स्टैटिस्टिकल डेटा बनाया जाएगा, कितने सूट एप्लीकेशन अपील पिटिशंस फाइल हुई हैं कमर्शियल कोर्ट में, डिवीजन में, अपलेट डिवीजन में, और शैल बी मेंटेन्ड एंड अपडेटेड एवरी मंथ बाय ईच। जो भी कोर्ट है वो इसको मेंटेन करके रखेगा और पब्लिश करेगा वेबसाइट ऑफ रेलेवेंट हाई कोर्ट। 18 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शन, हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन इशू प्रैक्टिस डायरेक्शन टू सप्लीमेंट the provision of chapter 2 of this act or the CPCs insofar as the provision apply to hearing of commercial dispute of specified value। इंफ्रास्ट्रक्चर कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगी। कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 19 में। भाई कोर्ट बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। 20 ट्रेनिंग एंड कॉन्टिन्यूस एजुकेशन इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी ट्रेनिंग ऑफ जजेस who may be appointed at commercial courts, commercial court divisions, commercial appellate courts। Next 21 overriding effect, not important। 21A अमेंडमेंट से आया 2018 की, पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। रूल कौन बनाएगा इस कमर्शियल कोर्ट्स के लिए? तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। डिफिकल्टी कौन रिमूव करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी बाय ऑर्डर पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट, ओके। और जो देखिए ऑर्डिनेंस आया था कमर्शियल कोर्ट ऑर्डिनेंस, वो रिपील कर दिया गया है। देखिए उस टाइम पर सोचा होगा कि भाई हाँ ये निकाल देते हैं ये कमर्शियल कोर्ट्स, कमर्शियल डिवीजन और ये ऑर्डिनेंस, ताकि फटाफट से हो जाए, लेकिन आज तक भी जो है कमर्शियल कोर्ट्स बने नहीं हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई सेक्शन 16 ऑफ कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट का, जो उसमें मेंशन किया था कि सीपीसी में प्रोविजन हुए हैं वो स्केड्यूल में लिखे हों, तो ये है वो स्केड्यूल।
तो देखिए पहली जो अमेंडमेंट आई है वो आई है सेक्शन 26 में 26 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। जब सब सूट इंस्टीट्यूट करेंगे तो वहाँ पर एक प्रोवाइजर ऐड कर दिया कि एफिडेविट भी देना पड़ेगा, जो जिसका कि फॉर्म मैंने कहाँ लिखा हुआ है ऑर्डर 6 रूल 15A में। फिर नेक्स्ट 35 में किए गए हैं अमेंडमेंट्स जो कि है कोस्ट इन रिलेशन टू एनी कमर्शियल डिस्प्यूट। अब देखेंगे भाई वेदर द कोस्ट आर पेबल बाय वन पार्टी टू अनदर, क्या भाई किसको देनी है कोस्ट, कितनी देनी है और कब देनी है। कोस्ट कैसी होगी, शैल बी रीजनेबल कोस्ट फी एक्सपेंसेस ऑफ विटनेस इंकर्ड, लीगल फीस एंड एनी अदर एक्सपेंसेस इंकर्ड इन कनेक्शन विद प्रोसीडिंग्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका एक ना इलस्ट्रेशन भी दे दिया गया, थोड़ा सा अलग करना चाहिए था यहाँ पे। देखिए इलस्ट्रेशन क्या है, प्लेंटिफ इन सूट सीक मनी डिक्री फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डैमेज। द कोर्ट होल्ड दैट प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू मनी डिक्री, however it returns a finding that the claim for damage is frivolous and vexatious. In such circumstances, the court may impose cost on plaintiff despite the plaintiff being the successful party for having raised frivolous claim for damages. Alright. Third है, in making an order for payment of cost, the court shall regard conduct of party, whether party succeed, even if the party is not wholly successful, party made any frivolous counterclaim, reasonable offer settlement, unreasonably refused by other party, party made frivolous claim and instituted vexatious proceedings, wasting the time of court. तो ये सब देखना है। Order which the court may make include an order that party must pay, क्या क्या पे करना है, proportion of another party's cost, stated amount, cost from or until a certain date incurred before proceedings have begun relating to particular steps taken, distinct part of the proceedings, cost for until certain date। देखिए 35A का सबसेक्शन 2 जो है shall be omitted, मतलब only for the purpose of commercial courts act, जहाँ पर लिखा होता है कि 3000 से ज़्यादा आप जो है कोस्ट फाइन नहीं लगा सकते, तो वो जो है डिलीट कर दिया गया। मतलब अब लिमिट नहीं है 3000 की, कितना भी लगा सकते हैं, रीजनेबल होना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कोड ऑर्डर 5 रूल 1 चेंज कर दिया है। व्हाट इज ऑर्डर 5? समन्स। उसमें प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर डिफेंडेंट फेल टू फाइल रिटन स्टेटमेंट इन द सेड पीरियड 30 days or on such other day, the reason to be recorded in writing on payment of such cost as court deem fit shall not be later than 120 days from date of service of summons, and on expiry of 120 days from date of service of summons defendant shall forfeit the right to file WS। भाई जब आपने समन्स भेज दिए हैं, ठीक है, और आपने उसके 120 दिन में WS फाइल नहीं किया तो क्या होगा, इट विल बी डीम्ड कि डिफेंडेंट ने अपना राइट जो है फॉरफिट कर लिया और उसको कोर्ट जो है शैल नॉट अलाउ। अब ऑर्डर 6 में हुआ अमेंडमेंट, रूल 3A डाल दिया गया है। व्हाट इज 6? प्लीडिंग्स। कमर्शियल डिस्प्यूट वेयर फॉर्म प्लीडिंग्स हैं प्रिस्क्राइब्ड हाई कोर्ट प्रिस्क्राइब्ड प्रैक्टिस डायरेक्शंस मेड फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल शैल प्लीडिंग शैल बी इन सच फॉर्म। इसी का रूल 15A, देखिए स्टार्टिंग अभी मैंने बात की थी ना, वेरिफिकेशन करनी है कैसे, जो जब आप सूट फाइल करेंगे कमर्शियल डिस्प्यूट में अंडर सेक्शन 26, तो वहाँ पर दिखाता है कि आप जो है एक एफिडेविट जो है वो देंगे, इसका फॉर्म काम लिखा हुआ है 15A में, तो वो लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर ऑर्डर 7 जो है रूल 2 अमेंड कर दिया गया, वहाँ पर 2A डाल दिया गया। और व्हाट इज ऑर्डर 7? प्लेंट। ऑर्डर 7 जो है प्लेंट है। वेयर इंटरेस्ट इज सोट इन दी सूट, द प्लेंट शैल कंटेन अ स्टेटमेंट टू इफेक्ट अलॉन्ग विद डिटेल्स। अगर इंटरेस्ट लेना है, मांगना है, तो प्लेंटमेंट वो होना चाहिए। और शैल ऑल्सो स्टेट रेट एट विच इंटरेस्ट क्लेम, डेट फ्रॉम विच डेट विच इट इज़ कैलकुलेटेड, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्लेम, डेली रेट एट द इंटरेस्ट एक्रूज आफ्टर द डेट, वो सब लिखना है। अब 8 WS में जो है वहाँ पर भी अमेंडमेंट कर दिए गए। ऑर्डर 8 में वहाँ एक रूल 1 में प्रोवाइजर डाल दिया गया है, वही सेम 120 डेज़ वाला, कि भाई मैक्सिमम पीरियड जो WS के लिए मिलता है 30 + 90, वो कमर्शियल डिस्प्यूट्स में कितना है 120 डेज, दैट्स इट। फिर रूल 3 यहाँ डाल दिया गया, डिनाइल बाय डिफेंडेंट इन सूट बिफोर कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट, डिनाइल शैल बी इन द मैनर ऑफ सब रूल 2, 3, 4, 5। डिफेंडेंट इन हिज रिटन स्टेटमेंट शैल स्टेट दी एलिगेशन, डिनाई करने हैं तो अपनी जो डिफेंडेंट की रिटन स्टेटमेंट है उसमें करेंगे। ही मस्ट स्टेट हिज रीज़न फॉर डूइंग सो, मस्ट स्टेट फॉर रीज़न। जुडिशन अगर कोर्ट का आप कह रहे हैं कि आपको जुडिशन नहीं है तो रीज़न देने पड़ेंगे उसमें भी। और
प्लेंटिफ की वैल्यूएशन आप डिस्प्यूट कर रहे हैं तो उसके लिए भी रीज़न देना पड़ेगा। फिर सब रूल 5 में एक प्रोविजन डाल दिया गया, एवरी एलिगेशन अफेक्ट प्लेंट इफ नॉट डिनाइड इन मैनर 3A इट शैल बी टेकन टू बी एडमिटेड एक्सेप्ट एज अगेंस्ट द पर्सन अंडर डिसेबिलिटी। फिर रूल 10 में जो है इंसर्ट किया गया प्रोवाइजर, नो कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर एक्सटेंडिंग टाइम प्रोवाइडेड अंडर रूल 1। रूल 1 में जो 120 दिन दिए हैं उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। फिर अब ऑर्डर 11 जो है उसको कर दिया गया अमेंड। 11 क्या है, डिस्कवरी इंस्पेक्शन। अब कर दिया, अब क्या कर दिया, डिस्क्लोजर डिस्कवरी इंस्पेक्शन। तो ये आप देख सकते हैं प्रोविजंस, सबसे बड़ी अमेंडमेंट इसी की है ऑर्डर 11 की। फिर समरी जजमेंट डाल दिया गया कहाँ पर, ऑर्डर 13A। दिस ऑर्डर सेट्स आउट द प्रोसीजर बाय विच कोर्ट में डिसाइड अ क्लेम पर्टेनिंग टू कमर्शियल डिस्प्यूट विदाउट रिकॉर्डिंग ओरल एविडेंस। बिना ओरल एविडेंस लिए जो है प्रोसीड कर रहे हैं यहाँ पे। द वर्ड क्लेम शैल इंक्लूड पार्ट ऑफ क्लेम, एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन टू विच ऑन विच द क्लेम डिपेंड्स, काउंटर क्लेम। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ये। क्लेम क्या क्या है क्लेम में, पार्ट क्लेम भी आएगा, काउंटर क्लेम भी आएगा, एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन वो भी आएगा, वेदर होल और इन पार्ट। स्टेज एप्लीकेशन समरी जजमेंट एट एनी टाइम आफ्टर समन्स हैव बीन सर्व्ड ऑन डिफेंडेंट, कभी भी कर सकते हैं। नो एप्लीकेशन फॉर समरी जजमेंट मे बी मेड बाय एप्लीकेंट आफ्टर द कोर्ट हैज़ फ्रेम्ड द इश्यूज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब समन्स भेज दिए डिफेंडेंट को, समन्स दे दिए अगर, तो एंड बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इशू, तो इससे पहले आप जो है समरी जजमेंट के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। प्रोसीजर लिख दिया गया उसका सबसेक्शन 4 में, ऑर्डर दैट मे बी मेड बाय कोर्ट, जजमेंट ऑन क्लेम, कंडीशनल ऑर्डर, डिसमिसिंग द एप्लीकेशन, डिसमिसिंग पार्ट एप्लीकेशन, स्ट्राइकिंग आउट द प्लीडिंग, ये सब कर सकते हैं कोर्ट। फर्दर एक्शन टू प्रोसीड फॉर केस मैनेजमेंट अंडर ऑर्डर 15A। कंडीशनल ऑर्डर लिखे हुए हैं, रिक्वायर पार्टी डिपॉजिट सम ऑफ मनी टू टेक स्पेसिफाइड स्टेप्स इन रिलेशन टू क्लेम और डिफेंस, मे गिव सिक्योरिटी मांग सकते हैं। देखिए ये जो है ना ऑर्डर 15A, दिस इज इम्पोर्टेंट, केस मैनेजमेंट हियरिंग। अब देखिए द कोर्ट शैल होल्ड फर्स्ट केस मैनेजमेंट हियरिंग। व्हाट इज फर्स्ट केस मैनेजमेंट हियरिंग? इनिशियल प्रोसीडिंग, जब वो सूट इंस्टीट्यूट हुआ है तब, नॉट लेटर देन 4 weeks from date of filing of affidavit of admission or denial of document by all the parties to this. Time limit for completion of trial के दिन में not later than 6 months from date of first case hearing, from date of first case management hearing। तो 6 महीने के अंदर सारा मामला निपटा देना है आपने, ठीक है। 6 months कहाँ लिखा हुआ है, ऑर्डर 15A के रूल 3 में। कौन कौन से ऑर्डर पास होते हैं, रूल 2 में लिखा हुआ देखिए, लिस्टिंग विटनेस, फिक्स डेट फॉर एफिडेविट, जिस दिन एविडेंस लेना है वो डेट, रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स की, ओरल आर्ग्यूमेंट्स की, सेटिंग लिमिट्स, टाइम लिमिट्स फॉर पार्टीज टू एड्रेस ओरल आर्ग्यूमेंट्स। देखिए ओरल एविडेंस ऑन डे टू डे बेसिस, एंश्योर रिकॉर्डिंग एविडेंस शैल बी कैरिड ऑन डे टू डे बेसिस अंटिल क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ ऑल विटनेसेस कंप्लीट। केस मैनेजमेंट हियरिंग ड्यूरिंग ए ट्रायल, होल्ड केस। अब देखिए नेक्स्ट आ गया अमेंडमेंट टू ऑर्डर 18। व्हाट इज ऑर्डर 18? विटनेसेस। इन रूल 2 सब रूल 3A-B-C, जो ऑर्डर 18 में जो है ना ये 3A-B-C-D-E-F ये ऐड कर दिए हैं। ए पार्टी शैल विदिन 4 weeks प्रायर टू कमेंसिंग दी ओरल आर्ग्यूमेंट्स सबमिट कंसाइजली एंड अंडर डिस्टिंक्ट हेडिंग रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स, तो देने हैं वो। रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स शैल क्लियरली इंडिकेट द प्रोविजन ऑफ लॉ बीइंग साइटेड इन सपोर्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट। कॉपी ऑफ रिटर्न आर्ग्यूमेंट शैल बी फर्निश्ड साइमल्टेनियसली टू द ऑपोजिट पार्टी। द कोर्ट मे आफ्टर कंक्लूजन ऑफ आर्ग्यूमेंट परमिट द पार्टी टू फाइल रिवाइज्ड of not more than 1 week after date of conclusion of arguments। फिर adjournment कोई नहीं होगी इसमें, कोई adjournment नहीं दी जाएगी। It shall be open for court to limit the time of oral submissions। फिर amendment आई कितने में, ऑर्डर 18 में ही सब रूल 4 में ऐड कर दिया गया, 1A 1B 1C, ये देख लीजिएगा आप, केस मैनेजमेंट हेयरिंग से रिलेटेड है ये। फिर ऑर्डर 19 आफ्टर सब रूल 3, उसके बाद 4 ऐड कर दिया, कोर्ट में कंट्रोल एविडेंस, रेगुलेट द एविडेंस ऑन विच इट रिक्वायर्स एविडेंस एज टू इशू ऑन विच इट रिक्वायर्स एविडेंस एंड द मैनर इन विच सच एविडेंस में बी प्लेस्ड। रिडेक्टिंग और रिजेक्टिंग एविडेंस, रीजंस रिकॉर्ड करने के भी, क्यों रिजेक्ट किया है या फिर रिजेक्ट किया है। अमेंडमेंट ऑर्डर 20 रूल 1 में जो है ऐड कर दिया गया क्या, द कमर्शियल कोर्ट, कमर्शियल एपलेट कोर्ट डिवीजन विदिन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ आर्ग्यूमेंट प्रोनाउंस जजमेंट। जब आर्ग्यूमेंट हुए हैं जिस डेट को, उससे फिर 90 दिन के अंदर आपको जजमेंट देनी ही देनी है।
एंड लास्ट में ये जो अपेंडिक्स एच है उसके बाद एक अपेंडिक्स आई ऐड कर दिया गया, जिसमें कि जो एफिडेविट देना होता है ना ऑर्डर 6 रूल 15A एंड ऑर्डर 11 रूल 3 के अकॉर्डिंग, जब आप कोई भी सूट पटिशन फाइल करेंगे तो एफिडेविट देना होता है। तो उस एफिडेविट की जो है यहाँ पर ये स्पेसिमेन दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ के नाम से अपेंडिक्स आई में। ये एक नया अपेंडिक्स जो है ऐड किया गया है 2018 की अमेंडमेंट से विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 23 अक्टूबर 2015। राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट को पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कुछ समझ में ना आया, आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी वहाँ पर लिख सकते हैं। यू कैन ऑलवेज आस्क टू अस, वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज दिस इज़ आवर ओनली मोटिवेशन। वी डू नॉट आस्क फॉर एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे दिल्ली जुडिशियल सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर्स को, एंड इन माई अपकमिंग वीडियोज आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस दी पॉक्सो एक्ट वेरी सून। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।